Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 5 जून 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है उड़ंती सीता नदी टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसका मेन काम है हमारे पूरे देश भर में चुनाव को कंडक्ट करवाना, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये 5 मेंबर की बॉडी है, इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो हमारे जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस होते हैं ना, इन इलेक्शंस की जो शेड्यूलिंग है कि कब कब ये इलेक्शंस होने हैं, उसको डिसाइड करने का काम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, और आपको पता होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ में कई सारे डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ टूट जाती हैं, कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ दो साथ में आकर आपस में मिल जाती हैं, है ना। तो मर्जर और स्प्लिट दोनों ही यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो उस प्रकार के जो डिस्प्यूट्स हैं वो हमारा इलेक्शन कमीशन ही रिजॉल्व करता है, ये बात थर्ड स्टेटमेंट बोलता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, नीचे ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 3 ओनली। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। तो नासा ने सोलर सिस्टम के बाहर एक प्लैनेट है, उस पर पानी की खोज की है। अच्छा, सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एक्सोप्लैनेट बोलते हैं, आपको पता होगा। ऐसे कई बार जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि इस आर्टिकल की चर्चा 2-3 दिनों पहले से ही लगातार हो रही है। देख पाओगे जो ढेर सारे आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर पब्लिश हुए हैं, चाहे वो इंडिया टुडे हो, इवन यहाँ पर नासा की साइट से भी आपको ये आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक आर्टिकल ये space.com का मेंशन करता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फाइंड्स वाटर इन सुपर हॉट एक्सोप्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। तो जो ये प्लैनेट है ना जिस पर पानी की खोज की गई है, तो इस पे जो पानी पाया है वो किसने देखा है, वो देखा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, जो हमारे पास में बिल्कुल लेटेस्ट टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर वेट करो क्योंकि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब दोस्तों पहली चीज़ ये निकल कर आती है कि अगर किसी प्लैनेट पर यह पानी खोजा है तो उस प्लैनेट का कोई नाम तो होगा, भले वो सौरमंडल से बाहर है। हाँ बिल्कुल, उसका एक नाम है। क्या नाम है उसका? नाम है WASP-18b, WASP-18b, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WASP-18b नाम की चीज़ रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये क्या है, एक्सोप्लैनेट है या वगैरह वगैरह करके आपको कई सारे ऑप्शंस दिए जा सकेंगे। तो आप बता सकते हो कि हाँ ये एक एक्सोप्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर बेसिकली ये एक प्लैनेट लोकेटेड है। तो ध्यान रखना, WASP-18b फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो प्लैनेट है इसकी खोज कोई नई नहीं है, 2009 में यहाँ पर इस प्लैनेट को खोज लिया गया था। ये पृथ्वी से 400 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको इस प्लैनेट के वातावरण में भाप और गैस मिली है। जो भाप होती है और गैस जो होती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको इस प्लैनेट में देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि 2009 में ही यहाँ पर इस प्लैनेट की खोज कर ली गई थी। तो उस समय पर किसने खोज की थी, तो आपको पता होगा पहले जो हमारे पुराने वाले टेलीस्कोप्स हैं वो कौन कौन से हैं, हबल और स्पिट्ज़र टेलीस्कोप।
तो हबल और स्पिट्ज़र टेलीस्कोप की मदद से ही उस वाले प्लैनेट को खोजा गया था, वॉस्प 18b को। लेकिन अभी इस प्लैनेट के ऊपर जो पानी खोजा गया है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है। ध्यान रखना, ये दोनों टेलीस्कोप्स अलग हैं। जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है यह भी 2021 में ही लॉन्च किया गया था, जो कि कहीं ना कहीं हमारे हबल टेलीस्कोप से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है। एक लेटेस्ट और सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी का टेलीस्कोप स्पेस में जो घूम रहा है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये वॉस्प 18b प्लैनेट है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? तो पहले हम लोग इस ग्रह की खास बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो हमारा जुपिटर प्लैनेट है, जुपिटर का साइज़ आपको पता है कितना ज़्यादा बड़ा है। जुपिटर की तुलना में अगर आप देखोगे इस वॉस्प 18b को, तो वॉस्प 18b 10 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है जुपिटर से। और ये जो नया वाला प्लैनेट है ना, यहाँ पर 1 साल 23 घंटे के बराबर है, ये आपने ध्यान में रखना है। और इस पूरे प्लैनेट को, वॉस्प 18b को अल्ट्रा हॉट गैस जायंट कहा जाता है। अल्ट्रा हॉट गैस जायंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है। अच्छा, लगभग कितनी गर्मी होगी? तो बोला ये जाता है कि यहाँ पे जो तापमान है वो करीब 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास का है। तो आप इमेजिन करो 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास का, तो टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा साइंटिस्ट ने यही बताया है कि इसी की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर इतनी ज़्यादा है, इसी की वजह से जो पानी है वो भाप बना है ना, और पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गया है। तो वही भाप हम लोग को यहाँ पर आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा मिला है इस प्लैनेट के ऊपर में। नासा ने ये भी बताया कि जो ग्रह है ये हमेशा अपने तारे के सामने रहता है, ठीक वैसे जैसे चंद्रमा का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी के सामने होता है ना, कुछ उसी प्रकार से। समझ गए इस बात को? आगे आते हैं। ये तो मैंने आपको वॉस्प 18b के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर इसी प्रकार का एक और हमारे पास में प्लैनेट है जिसका नाम है वॉस्प 39b। इस 39b के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से यहाँ पर उसको हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है ना, जो चीज़ें करंट में हैं उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो पूछी जा रही हैं। जैसे अब की बार हमने पेपर में देखा 2023 के। तो वॉस्प 39 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो वॉस्प 39 है, 39b है बेसिकली, वो दूसरा पहले वाला कौन सा था? वो था 18b, और ये है 39b। ये भी कहाँ पे मौजूद है? हमारे सौर मंडल के बाहर, सोलर सिस्टम के बाहर। और यहाँ पर जो तापमान है वो लगभग 900 डिग्री सेल्सियस का है। और जो 18b था वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिला है। तो पिछले साल की ही बात है, 29 अगस्त को क्या हुआ था, सौर मंडल के बाहर जो एक एक्सोप्लैनेट है, यानी ये वाला वॉस्प 39b, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाया गया था कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। यह जो ग्रह है ना, ये वाला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं 39b के बारे में, ये पृथ्वी से लगभग 700 ईयर्स लाइट की दूरी पर आपको ये देखने को मिल जाता है। यह ग्रह सूर्य के जैसे ही एक तारे के, मतलब एक जो तारा है ना, उसके चारों ओर यहाँ पर चक्कर लगाता रहता है। वॉस्प 39b जो गैस है, यहाँ पर ना बहुत सारी गैस देखने को मिली है। गैस के कारण क्या हुआ कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। गैस के कारण हमारे जुपिटर से भी बड़ा दिख रहा है। ये है जुपिटर और इधर यहाँ पे 39b है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? 39b इतना बड़ा साइज़ क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें गैस ज़्यादा है, और बोला जा रहा है गैस की वजह से ही 30% ज़्यादा ये जो प्लैनेट है वॉस्प 39b, ये फूल गया है। इसके अंदर वज़न नहीं है, लेकिन फूल गया है। अगर आप वज़न की बात करोगे तो जुपिटर वज़न में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और इस 39b पर जो 1 साल है वो लगभग 4 दिन के बराबर होता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। जो हमारे रिसर्चर्स हैं, और रिसर्चर्स ने ये बोला है कि 2011 में ही यहाँ पर इस वाले प्लैनेट को खोज लिया गया था, बट इसकी जो तस्वीरें हैं वो अभी यहाँ पे धीरे धीरे सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस पर पता लगा था, इस वजह से ये भी आपको पता होना चाहिए कि वॉस्प 39b बेसिकली किस चीज़ को लेकर बात करता है। दूसरी चीज़, एक्सोप्लैनेट क्या होता है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। देखो, एक्सोप्लैनेट की एक सिंपल सी डेफिनेशन, मतलब आपको हिंदी में अगर बिल्कुल सरल शब्दों में समझाऊं तो ये वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे सोल मंडल, यानी कि जो सोलर सिस्टम है या हमारी गैलेक्सी, आकाशगंगा जिसको बोलते हैं, उससे बाहर मौजूद होते हैं, बिल्कुल बाहर होता है। उसी को हम लोग यहाँ पर एक्सोप्लैनेट के नाम से जानते हैं। और जो हमारा नासा है ना, यूएस की स्पेस एजेंसी, नासा ने पिछले साल क्या किया है, बताया है, और एक तरीके से अप्रूवल दिया है। अप्रूवल क्या किया है? पुष्टि दी है और बताया है कि अंतरिक्ष में लगभग 5000, कितने, 5000 के आसपास इस प्रकार के एक्सोप्लैनेट हैं।
इस प्रकार की बात नासा ने पिछले साल ही बोली थी। ठीक है, तो ये कुछ रेलिवेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं टेलीस्कोप की, तो दो प्रकार के टेलीस्कोप आपको देखने को मिलेंगे। एक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दूसरा है हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस काफ़ी पुराना हो चुका है, इसी को रिप्लेस किया है जेम्स वेब ने। जेम्स वेब नया टेलीस्कोप है, 2021 में लॉन्च किया गया था और बहुत ज़्यादा खास बात है इसकी। खासियत क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बताता हुआ चलूँगा, बस अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर सुनते हुए चलना। ये जो नया वाला टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये इतना खास है कि इसकी मदद से जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स है वो नए प्लैनेट्स का, उन प्लैनेट की खासियत क्या है उसका बारे में पता लगा रहे हैं। हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में अगर जब बात करते हैं तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये किसने तैयार किया है। तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फिर उसके बाद में कनाडा की स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर आप कह सकते हो कि इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को तैयार किया। इसको 2021 में दिसंबर के महीने में लॉन्च किया गया था। ये वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, ये ध्यान रखना है। ये पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, लेकिन ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जो हमारा सन है, जो सूर्य है, उसकी परिक्रमा करेगा। यानी उसका आप कह सकते हो सूर्य के चारों तरफ यहाँ पर ही घूमने का काम करेगा। और अब तक का ना सबसे ज़्यादा पावरफुल जो इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है वो यही है, हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हबल जो पहले वाला टेलीस्कोप था हमारा, उसके मुकाबले भी 100 गुना ताकतवर है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसके माध्यम से भी पानी खोजा गया है वॉस्प 18b पर। नासा के मुताबिक बताया गया है कि देखो जो हबल यानी पुराना वाला हमारा टेलीस्कोप था ना, वो हमारे अंतरिक्ष में जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें जो आकाश गंगाएं हैं, है ना, उन आकाश गंगाओं को आप कह सकते हो उसका पता लगा सकता है। छोटी छोटी आकाश गंगाओं को खोज सकता है, पुरानी आकाश गंगाओं को देख सकता है हबल वाला। लेकिन जो नया वाला टेलीस्कोप है हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये नई वाली आकाश गंगाओं को भी देख सकेगा, जो नई नई आकाश गंगाएं जो है इवॉल्व हो रही हैं। क्योंकि हमारा यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है ना, आपको पता होगा बिग बैंग थ्योरी के आपने सुना होगा। बिग बैंग थ्योरी बेसिकली क्या कहती है, यूनिवर्स बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट था, धीरे धीरे करके यहाँ पर इसका विस्तार हुआ, ये फटा, और आप कह सकते हो यूनिवर्स आज के समय पर एक्सपैंड होता जा रहा है धीरे धीरे करके, और अभी भी यहाँ पर यूनिवर्स तेज़ी से इंक्रीज़ होता जा रहा है। मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में और बहुत रफ वर्ड्स में यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ। अभी हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे थे। तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसकी एक खास बात और है, मैं आपको बताऊं। इतनी ऊंचाई पर है, इतनी दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर कह सकते हो एक उड़ती चिड़िया को भी ये बहुत ध्यान से देख सकता है। उड़ती चिड़िया को भी यहाँ पर डिटेक्ट कर सकता है। ये इतनी यहाँ पर मतलब कह सकते हो कि जो फीचर्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इसके अंदर यहाँ पर यूज़ करी गई हैं। उसके अलावा हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा ही क्यों है, इसलिए तो भेजा था ताकि बिग बैंग थ्योरी के बारे में स्टडी कर सकें, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा जो नई नई आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, वो उनका कैसे यहाँ पर निर्माण हुआ है, कैसे यहाँ पर पूरा हमारा यूनिवर्स बना है, उसके बारे में थोड़ी स्टडी कर सकें, उसके बारे में जांच कर सकें। इसी के लिए यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लेकर, हबल स्पेस टेलीस्कोप को लेकर, या एक्सोप्लैनेट को लेकर, या फिर वॉस्प 18b को लेकर, या 39b को लेकर, एक ही पर्टिकुलर आर्टिकल में आपके 3-4 टॉपिक आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको माइंड में फिट करके रखना। आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। बाकी दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट है कि आप लोग अगर पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि आजकल यहाँ पर पेड ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी सारे लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, पिछले 4 दिनों में। तो आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। 499 में आपके पूरा का पूरा लाइफ टाइम का एक्सेस है, आपको ऐसा नहीं है कि बार बार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इस पेड ग्रुप में आपको सारा का सारा जो बैकग्राउंड नोट्स है, जो मैं आपको वीडियोस में प्रोवाइड करवाता हूँ, वो बैकग्राउंड नोट्स आपको इस तरीके से प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि आप आराम से रिवीजन कर सको, प्लस अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप उसको आराम से सर्च कर सको। सर्च करके आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा, चाहे वो आपने 1 साल पहले ही क्यों ना पढ़ा हो। और उस पर्टिकुलर ग्रुप में इतना कंटेंट पड़ा है कि मतलब कह सकते हो कि पिछले 1.5-2 साल का जो करंट इश्यूज़ हैं, पीडीएफ्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ी हुई देखने को मिलेंगी, न्यूज़पेपर की पीडीएफ्स, और भी बहुत कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपने एक ही बार में ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसके बार बार यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है कि 2 साल में रिन्यू करवाना है, 3 साल में रिन्यू करवाना है, मंथली लेना है, ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है। सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। और इसके लिए करना क्या है, आपने सिंपल सा ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो कि हाँ मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, आई एम इंटरेस्टेड, इस प्रकार कोई मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया जाएगा, लिंक दी जाएगी, उसके माध्यम से आप यहाँ पे उसको ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। आगे आते हैं
दोस्तों एक और छोटी सी बात है, वीडियो पर जो लाइक का बटन है मेक श्योर करना उसे प्रेस कर दो, तो थोड़ा सा मेहनत लगता है, मोटिवेशन मिलता है जब आप यहाँ पर वीडियोस को लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो, तो मेक श्योर करना लाइक करो और हमारा टारगेट है जो 5K प्लस लाइक्स का उसको अचीव करवाओ। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा मेरे साथ में ऑलरेडी लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ दोस्तों अगले आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है? 56 फ्लैप शेल एंड ब्लैक टर्टल्स डेड इन फायर इन प्राइवेट लैंड इन कसारगोड। कसारगोड बेसिकली कहाँ पर है? केरला के अंदर में है। तो केरला में क्या हुआ है, लगभग 56 जो ये टर्टल्स हैं, इन टर्टल में फ्लैप शेल और ब्लैक टर्टल जो हैं खासकर, इनकी डेथ हो गई है। क्यों? क्योंकि एक खेत में थे और वहाँ पे आग लग गई जिसकी वजह से यहाँ पर ये डेथ हुई है। तो 5 एकड़ की ज़मीन है, 5 एकड़ का वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा कसारगोड में, जहाँ पर यह आग लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पे 56 टर्टल्स की यहाँ पर डेथ हुई है। और यहाँ पे इन टर्टल्स के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई है और सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा और फिर अपन ढूंढते रहेंगे कि वो क्वेश्चन बना कहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है इनका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ कहाँ पर दर्जा है वो भी लिखा हुआ है सीधा सीधा इस आर्टिकल में। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं जो प्लीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड डेटा आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखाई पड़ेगा, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? फ्लैप शेल टर्टल के बारे में, क्योंकि 2 टर्टल्स हैं, 2 प्रजातियां, एक है फ्लैप शेल वाला, एक है ब्लैक टर्टल्स। तो फ्लैप शेल टर्टल की बात करेंगे तो एक फ्रेश वाटर स्पीशी है, साफ पानी में रहना इसे पसंद है और हमारे देश के कई सारे राज्यों में ये वाली स्पीशी पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना है ये मतलब जो टर्टल होता है फ्लैप शेल वाला, ये थोड़े छोटे साइज़ का होता है। इसकी जो लेंथ वगैरह है वो लगभग 350 मिलीमीटर्स के आसपास देखने को मिलेगी। ये चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, बस ध्यान रखना। साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम है लेसेमिस पंक्टेटा, ये इसका बेसिकली साइंटिफिक नेम है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यानी ये फ्लैप शेल टर्टल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो बहुत ध्यान से सुनना, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, उसके अलावा यहाँ पे म्यांमार में इरावदी और साल्विन रिवर जो है वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। इस फ्लैप शेल टर्टल को जो पानी है उसमें रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, स्पेशली साफ़ पानी के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था। मार्शेस, पॉन्ड्स, लेक यानी कि जो हमारी झील है, समुद्र हैं, उन सब जगह पर आपको ये नदियाँ हैं, कैनाल्स हैं, वहाँ पर भी आपको ये जो टर्टल्स है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब आता है सबसे मेन पॉइंट, इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, इस टर्टल को हम किस प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इसको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है, ये आपने ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा। IUCN के कैटेगरी में वनरेबल मतलब इसमें वनरेबल स्टेटस देने का मेन पर्पज़ क्या? मेन पर्पज़ यही है कि फ्लैप शेल टर्टल की जो संख्या है वो लगातार ख़त्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। इस वजह से इसको वनरेबल वाली कैटेगरी में डाला है कि भाई लोग अवेयर रहें और इसका शिकार वगैरह थोड़ा कम करें, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि अगर हम इसको प्रोटेक्शन नहीं देते हैं तो आने वाले समय पर फ्लैप शेल टर्टल ख़त्म हो जाएंगे, जैसे इंडिया से चीता ख़त्म हो गए थे, जिसके बाद अफ्रीका से मंगाने पड़े वो, ठीक है। फिर उसके बाद में कंजर्वेशन स्टेटस में IUCN समझ में आया। उसके अलावा साइट्स में अपेंडिक्स 2 के अंदर में रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी आप इसका जो व्यापार वगैरह है वो इतनी आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप इसका शिकार वगैरह करते हो तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ सकता है, पेनल्टी चार्ज की जाएगी। पेनल्टी के साथ साथ यहाँ पर कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए भी यहाँ पर आपको इस एक्ट के अंदर में जो प्रावधान है वो देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा टर्टल्स को बचाने के लिए सरकार ने कई प्रकार के स्टेप उठाए। एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है कुरमा ऐप, ये आपने ध्यान में रखना है। कुरमा ऐप को बनाया गया था इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के माध्यम से, और इस ITCN ने भी बेसिकली कोलैबोरेशन किया था एक हमारे टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया के साथ में। उसके बाद जाकर कुरमा ऐप को तैयार किया गया था। तो एक डिजिटल ऐप आपको ये देखने को मिल जाएगा जो कि हमारे टर्टल और टॉर्टोइस की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। उसके अलावा हर साल 23 मई को, कब? 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि हम टर्टल्स के बारे में जो बेसिकली अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो फैला सकें। तो ये तो हमने फ्लैप शेल टर्टल के बारे में डिस्कशन किया। अब बात करते हैं ब्लैक टर्टल्स के बारे में। तो इंडियन जो ब्लैक टर्टल हैं ये मीडियम साइज़ के होते हैं, इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको इंडिया में पाते हुए नजर आएंगे, इंडिया में दिखते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा ये एक एक्वेटिक स्पीशी, ऑब्वियस ही बात है, पानी में यहाँ पर इनको रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कभी कभी नदियों में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस अलग अलग प्रकार की जो बॉडीज़ हैं, जो हमारा वाटर बॉडीज़ हैं, खासकर जो पॉन्ड है, लेक है ना, तो उनके अंदर भी यहाँ पर ये पाए जाते हैं। उसके अलावा जो ये स्पीशी है ब्लैक टर्टल वाली, ये ओमनीवोर होती है, यानी कि इसको
कह सकते हो कि वेज और नॉन वेज दोनों यहाँ पर जो होते हैं वो खाना पसंद है इसे, ठीक है। प्लस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्पीशी है ना, ये नॉक्टर्नल लाइफस्टाइल को जीती है। नॉक्टर्नल लाइफस्टाइल ये क्या होता है? ये है बेसिकली जो रात में जागते हैं, ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं। देखो इसकी जो लाइफस्टाइल है इस ब्लैक कौन से वाले ब्लैक टर्टल की, ये क्रेपस्कुलर से लेकर नॉक्टर्नल लाइफस्टाइल तक है, यानी कि ये मतलब कि मॉर्निंग और इवनिंग में जागता है और मॉर्निंग और इवनिंग में एक्टिव रहता है, मेनली दिन में सोता है। उसके अलावा यहाँ पर मेनली जो है नॉक्टर्नल लाइफस्टाइल वैसे देखने को मिल जाती है। लास्ट मतलब कि रात में जो है ये एक्टिव रहते हैं, रात में जो है ज़्यादा एक्टिव होते हुए नजर आते हैं, उनको हम लोग नॉक्टर्नल एनिमल बोलते हैं। अब इसके ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ भाई? अब की बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था और थोड़ा टिपिकल सांबर डियर था, जिसमें याद आ रहा होगा कुछ और जानवर भी, 2 और जानवरों के नाम दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से बताओ नॉक्टर्नल एनिमल कौन सा है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, न्यूज़ में है तो थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे ब्लैक टर्टल्स है ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? वेस्टर्न घाट्स में, उसके अलावा गुजरात के सदर्न साइड में, उसके अलावा साउथ ईस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ये जो टर्टल्स है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे तो IUCN में इनको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है आज के समय पर वो इनकी अवेलेबल है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आर्टिकल की वजह से टर्टल्स न्यूज़ में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज का न्यूज़पेपर जब आप देखोगे ना, मतलब तो बकवास, मतलब आजकल न्यूज़पेपर पता नहीं कैसा आ रहा है, ज़्यादा कुछ काम की चीज़ें आ नहीं रही हैं, ठीक है। अब यह है कि मैं मॉर्निंग वाला वीडियो भी लेकर आता हूँ, नहीं तो फिर वो मॉर्निंग वाले वीडियो सब इसमें, मतलब मॉर्निंग वाले वीडियो का कंटेंट सब इसमें डाल देता तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाता। लेकिन अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं सर वीडियो का लेंथ आजकल थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन लोगों को पता है कि हाँ न्यूज़ आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट आ नहीं रहे हैं। अब आज के न्यूज़पेपर में ये 2 टॉपिक थे और उसमें से एक टॉपिक जो स्पेस साइंस एंड टेक वाला है वो मैं खुद लेकर आया था, इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में था। उसके बाद हम सीधा एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, कुछ एडिटोरियल इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर मैं आपको पूरा न्यूज़पेपर घुमा दूंगा, कुछ काम का नहीं है। मणिपुर के अंदर में जो अभी इश्यूज़ हुए थे उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अभी आपको पता है ओडिशा में जो अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, 3 ट्रेन आपस में भिड़ी हैं, उसको लेकर आधे से ज़्यादा न्यूज़पेपर के अंदर आपको जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। पूरा पेज यहाँ पे आप देख पाओगे वो उसी वाले जो टॉपिक है उसको कवर कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ये आप लोग देख पाओगे और सीधा हम वर्ल्ड सेक्शन पर आ जाते हैं। और फिर वर्ल्ड सेक्शन के बाद आपको पता है आज मंडे है, मंडे में इकोनॉमी वाला पेज आता ही नहीं है। तो ये है आज के न्यूज़पेपर का पूरा कंडीशन। लेकिन कोई बात नहीं, एडिटोरियल है भाई काम का, एडिटोरियल बहुत काम का आपको देखने को मिलेगा। ये वाला अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और जो कि मतलब आपको इंटरव्यू में भी हेल्प कर सकते हैं सीधा। तो तीनों यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू को देखते हुए इस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिनेश ठाकुर साहब हैं और प्रशांत रेड्डी हैं जिन्होंने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोलता है इफेक्टिवली एड्रेसिंग पॉवर्टी इन इंडिया रिक्वायर्स नॉट ओनली इम्प्लीमेंटिंग इनकम एनहेंसिंग पॉलिसीज बट ऑल्सो प्रायोरिटाइजिंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स। कमेंट ऑल्सो हाईलाइट द वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्लीज़ बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन सभी लोगों को आज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा मैंने एनीमिया के बारे में डिस्कस किया था। कुछ दिन पहले क्या, तो संडे में डिस्कस किया था, कल की बात है, कल ही मैंने आप लोगों को एनीमिया के बारे में पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, है ना। और उससे पहले भी मैंने थोड़े दिनों पहले एनीमिया के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशन को लेकर काफ़ी सारे जो न्यूज़ हैं वो आजकल चर्चा में देखने को मिल रही हैं। उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बोलता है कि देखो जो गरीबी है इंडिया में उसको यहाँ पे टैकल करना, ठीक है। भारत में जो गरीबी है ना, इसको दूर करने के लिए जो हमारी इनकम एनहेंसिंग पॉलिसीज़ हैं, यानी कि लोगों की जो इनकम बढ़ाने वाली जो नीतियाँ हैं वो काम में आएंगी। केवल वो काम में नहीं आएंगी, उसके अलावा हमें लोगों की जो न्यूट्रिशनल आउटकम है, जो लोगों का पोषण है, उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। आप इससे कितने सहमत हो कमेंट करना है। साथ ही साथ में हाईलाइट करना है कि सरकार ने न्यूट्रिशनल आउटकम के लिए कौन कौन से जो इनिशिएटिव्स हैं वो इस पर्टिकुलर मैटर में उठाए हैं। समझ गए क्वेश्चन? हिंदी में एक बार रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले लोग भी इसको क्लैरिटी से समझ सकें। भारत में गरीबी को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए न केवल आय बढ़ाने वाली नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है बल्कि पोषण संबंधी परिणामों को भी प्राथमिकता देना है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही इस संबंध में सरकार द्वारा की गई जो विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालें।
सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा करें। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको, जहाँ पे लगभग 60,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी वहाँ पर जुड़कर अपने आंसर को सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को जो आप सबमिट करोगे तो दोस्तों एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए? चलो आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर। एडिटोरियल बात करता है स्पेयर द रॉड एंड चेंज द लॉ। पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं राइटर बात करते हैं जेनरिक ड्रग के बारे में। अब ये जेनरिक ड्रग क्या होती है पहले इसको समझ लो, क्योंकि पूरे आर्टिकल में यहाँ पर इसी की चर्चा होगी। देखो, एक तो होती है ब्रांडेड मेडिसिन्स, ब्रांड वाली, ठीक है, ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर होती हैं जेनरिक ड्रग्स। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, याद आ रहा होगा। जो ब्रांडेड ड्रग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमेरिका ने यानी यूएस ने यहाँ पर एक दवाई बनाई है, और उस दवाई के पीछे एक प्रॉपर रिसर्च लगी है, प्रॉपर टाइम लगा है, उसके बाद जाकर इस दवाई को यहाँ पर बनाया गया। समझ गए? अब ये जब दवाई बनकर तैयार हो गई है तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, बहुत कॉस्टली आपको ये देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे यहाँ पर एक रिसर्च और पूरी टीम लगी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर जाके दवाई तैयार हुई है, ट्रायल वगैरह होकर यहाँ पे मार्केट में आ चुकी है। लेकिन जब यूएस इस प्रकार की ब्रांडेड मेडिसिन को मार्केट में छोड़ेगा तो मार्केट में छोड़ते वक्त यहाँ पे वो उसके ऊपर एक पेटेंट ले लेगा। क्या ले लेगा? पेटेंट। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि वो जो दवाई है वो उसी कंपनी की, यूएस की, उस जिस कंपनी ने बनाई है उसी कंपनी के हक में रहेगी। उस दवाई को कोई कॉपी नहीं कर सकेगा पेटेंट लेने के बाद में, उसको कोई कॉपी करके उसका यूज़ नहीं कर सकेगा, अपने नाम से नहीं बेच सकेगा। केवल एक ही बेचने वाला होगा जिसने यहाँ पर इस दवाई को डेवलप किया है, उससे वो बहुत पैसा भी कमा लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक और चीज़ बता दूँ, जो पेटेंट होता है वो पेटेंट हमेशा ज़िंदगी भर के लिए नहीं होता है। लमसम यहाँ पे 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, एक लिमिट होती है पेटेंट की, और उस लिमिट के बाद में वो पेटेंट जो है एक्सपायर हो जाता है। यह आपने ध्यान में रखना है। इतनी बात समझ गए? अब ये तो मैंने आपको ब्रांडेड ड्रग का कंडीशन बताया। अब बात करते हैं जेनरिक ड्रग्स के बारे में। तो देखो, जब भी ब्रांडेड ड्रग का जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके ऊपर जो प्रोटेक्शन थी वो ख़त्म हो गई। अब एक्सपायर होते क्या करेगा, जो इंडियन कंपनीज़ होती हैं वो इंडियन कंपनीज़ इन दवाइयों को, जो ब्रांडेड दवाइयाँ थी उन दवाइयों को कॉपी कर लेती हैं। अब उसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हुई है, सारा काम हुआ हुआ है, उसमें हमें कॉस्ट लगानी नहीं है, बस उसी दवाई को कॉपी कर लिया गया, कुछ 1-2 सॉल्ट ऊपर नीचे कर दिए गए, कुछ सॉल्ट को बदल दिया गया, बस उसके बाद वो दवाई एज इट इज़ हमारे मार्केट में आ जाएगी बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम में। जो ब्रांडेड ड्रग थी वो थी बहुत ज़्यादा महंगी, और जेनरिक ड्रग यहाँ पर क्योंकि वहीं से कॉपी करके बनाई गई है तो इसमें कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है इंडिया में। इस वजह से आपने देखा होगा जो जेनरिक ड्रग्स हैं उनके दाम बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। पेटेंट एक्सपायर हुआ तो इंडिया की कंपनीज ने यहाँ पर उसको बना लिया, सॉल्ट ऊपर नीचे कर लिया, वो कहलाती हैं हमारी जेनरिक मेडिसिन्स। लेकिन क्या ये क्वालिटी वाली होती हैं? इसको इंश्योर करने के लिए आपको भी रिसर्च करनी पड़ती है, ट्रायल करना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं। अब इसमें मैटर में राइटर क्या बोलता है? राइटर ये बोलते हैं कि सरकार ना बार बार जोर दे रही है डॉक्टर्स के ऊपर कि वो लोगों को जेनरिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दें, जेनरिक मेडिसिन दें, ब्रांडेड ड्रग ना दें। लेकिन राइटर बोलते हैं ये बात गलत है। अगर जेनरिक मेडिसिन ठीक है तो प्रिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, लोगों को वो मेडिसिन दी जा सकती है, तब जाके वो मेडिकल से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जब वो दवाई ठीक नहीं है तो यहाँ पे सरकार का डॉक्टर के ऊपर जो जोर दिया जाना है वो गलत है। राइटर उस मेन पॉइंट के ऊपर यहाँ पे फोकस करते हैं। ये मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू बता दिया, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि हाँ ये जो समरी होती है ना इस आर्टिकल की, वो समरी मैंने आपको समझा दी है। अब मैटर समझते हैं हुआ क्या एग्जैक्टली। जो हमारे DGHS होते हैं, DGHS बोले तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो इन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने रिसेंटली, अभी 12 मई की बात है, 12 मई को एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर देते हुए ये बोला कि केंद्र सरकार के अंडर में जो भी यहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स क्या करें, केवल और केवल जेनरिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन ही लोगों को दें। केवल और केवल जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वही यहाँ पर लोगों को दी जाएं। अब जेनरिक मेडिसिन क्या होती है मैंने आपको बता दिया, ब्रांडेड ड्रग्स ना देकर जेनरिक मेडिसिन दी जाए, ये बात यहाँ पे सरकार की साइड से इन सेंट्रल गवर्नमेंट वाले डॉक्टर्स को बोल दी गई है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि
ये जो ज़बरदस्ती की जा रही है डॉक्टर्स के ऊपर कि आप जेनेरिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दो उन लोगों को, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डॉक्टर्स को आप फोर्स कर रहे हो कि वो जेनेरिक मेडिसिन का नाम लिखें, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप थोड़ा बहुत डॉक्टर के बारे में सोचो कि डॉक्टर एग्जैक्टली क्या कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, डॉक्टर्स पेशेंट्स को देखते हैं, उनको दवाई यहाँ पर बताते हैं ये दवाई लेना, अब पेशेंट वापस आता है, सो कहता है कि यार मेरा सही नहीं हुआ। उनको पता चल गया डॉक्टर के, हाँ यार ये दवाई इफ़ेक्टिव नहीं है ना। कई सारे पेशेंट्स वापस से लौट चुके हैं, ये दवाई इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है, तो उसके बदले में डॉक्टर फिर ब्रांडेड ड्रग देगा, है ना। तो डॉक्टर को यहाँ पर पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उसकी जॉब है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार डरा धमका कर, आप कह सकते हो, इस प्रकार का काम करवाएगी इन डॉक्टर से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें अनस्पेसिफाइड मानी जाएंगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो डायरेक्शंस है वो बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि गलत इसलिए हैं क्योंकि जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी भी तो मैटर करती है, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप डॉक्टर को धमका रहे हो, उनको ज़बरदस्ती कह रहे हो, तो उसको करने से पहले ये जो डायरेक्टरेट जो ये काम कर रहा है, इसको पहले सर्वे करना चाहिए। जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं उनसे सर्वे करना चाहिए, उनका एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए, है ना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, बहुत सारे जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट डॉक्टर्स हैं आज के समय पर, वो ना जेनरिक मेडिसिन होती हैं इनकी क्वालिटी के ऊपर कभी विश्वास नहीं करते इंडियन मार्केट के अंदर में। ये एक मेन रीज़न है। और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं यूएस जैसी कंट्री से काफ़ी पीछे रह चुका है अपने दवाइयों के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में। तो अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो इंडिया और यूएस का इन मेडिसिन्स के मामले में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें गलत हैं। तो इसलिए जो बड़े बड़े डॉक्टर्स आज के समय पर, वो कहीं ना कहीं ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जेनरिक मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो रही है। अगर आप क्वालिटी सुधार लेते हो तो बात सही है, अगर क्वालिटी इंप्रूव होती है तो ऑब्वियसली बात है डॉक्टर्स भी रिकमेंड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूएस ने ना एक प्रकार का ट्रस्ट बना रखा है अपनी दवाइयों को लेकर, और ये ट्रस्ट 1977 से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अब यूएस कर क्या रहा है, अपनी जो ड्रग्स उनकी प्रॉपर टेस्टिंग, हर चीज़ को यहाँ पर चेक कर रहा होता है। और खासकर बायो अवेलेबिलिटी को चेक किया जाता है, यानी कि जो दवाई दी है एक पेशेंट को, वो दवाई प्रॉपरली खून के अंदर ब्लड स्ट्रीम में घुल जा रही है या नहीं घुल जा रही है। क्योंकि दवाई अगर प्रॉपरली ब्लड स्ट्रीम में डिज़ोल्व नहीं होगी तो उसका असर नहीं होगा, है ना। ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो ऐसी टेस्टिंग हमें जेनेरिक मेडिसिन को लेकर भी करने की ज़रूरत है, ठीक है। जेनेरिक मेडिसिन हम तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी ख़राब है। काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, मतलब वो ब्लड में घुल नहीं पाती हैं। अब बॉडी के अंदर जा रही है, ब्लड में घुल नहीं पाएगी, तो मेडिसिन क्या असर करेगी? कुछ असर नहीं करेगी। तो ये जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, लेकिन वो टेस्टिंग नहीं हो रही है। क्योंकि टेस्टिंग होगी तो ये बायो अवेलेबिलिटी वाली जो प्रोसेस है वो हमें पता चलेगा। और इसके लिए जब यहाँ पे हम इसमें पीछे रहे होंगे तो ऑब्वियस बात है, इसको हम थोड़ा सा इनोवेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई यहाँ पर टेस्टिंग है ही नहीं। इंडिया ने यहाँ पर कह सकते हो ये जो टेस्टिंग है केवल और केवल 2017 में मैंडेट किया। मतलब 2017 से पहले इस प्रकार की कोई टेस्टिंग नहीं थी। 2017 में इसको कंपलसरी कर दिया गया कि अब यहाँ पर टेस्टिंग हुआ करेगी। लेकिन सर ये बताओ, मार्केट में जो दवाइयाँ हैं ना, वो 2017 से पहले वाली भी हैं। 2017 से बहुत सारी दवाइयाँ पहले जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर की गई थी। 2017 के बाद तो बहुत कम दवाइयाँ हैं जो बनाई गई हैं। तो 2017 में आपने यहाँ पर इस क्लिनिकल ट्रायल को लागू कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि भैया अब उसकी बायो अवेलेबिलिटी चेक करी जाएगी। यानी मेडिसिन को हम अगर तैयार करेंगे तो देखेंगे वो प्रॉपरली ब्लड स्ट्रीम में घुल रहा है या नहीं घुल रहा है। लेकिन 2017 की जो पहले मेडिसिन तैयार की गई हैं वो मार्केट में अभी भी हैं, उनकी टेस्टिंग के ऊपर कौन ध्यान देगा? तो ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 2017 से पहले वाली मेडिसिन के ऊपर भी टेस्टिंग करनी चाहिए। उसको लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो पर्टिकुलर स्टेप है हमें वो उठाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बात सीधा हेल्थ की है, और हेल्थ की जब बात होगी तो हम यहाँ पर बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। और हेल्थ में भी आम पब्लिक, आम लोगों की हेल्थ की बात है। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर मेन पॉइंट इन्होंने मेंशन किया। अब उसके बाद राइटर बोलते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। एक तो प्रॉब्लम यही है बायो इक्विवेलेंस, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में घुल नहीं पाना, एक प्रॉब्लम यह है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पता है जेनरिक ड्रग में, वो है स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग मतलब क्या है कि जब भी हम लोग कोई दवाई को बना लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो
वो अलग अलग कंडीशन में, जैसे अब जब उसको दवाई को एक जगह पर बनी है तो उसको अपने डेस्टिनेशन तक जाना है, तो बीच में गर्मी हो सकती है, गर्मी भी पड़ेगी, नमी का मौसम भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग टेम्परेचर्स होंगे, तो वो टेम्परेचर झेल नहीं पाते जेनरिक मेडिसिन। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी उस दवाई की स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। और जब भी दवाई अनस्टेबल होगी तो वो दवाई डिकम्पोज होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, इतनी कारगर साबित नहीं होगी वो। कभी कभी होता क्या है ना कि जो टैबलेट होती है जेनरिक मेडिसिन वाली, वो भैया घुल के मतलब टूट टाट के पाउडर बन जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो टैबलेट है इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कि आप कह सकते हो डिसकलर्ड हो जाती है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें टैकल करना होगा कहीं ना कहीं। जो जेनरिक मेडिसिन का मार्केट है इंडिया का काफ़ी बड़ा मार्केट है, उसमें हमें नए नए इनोवेशंस लेकर आने पड़ेंगे। ये जो मेडिसिन्स हैं इनकी स्टेबिलिटी, इनकी स्थिरता बनाए रखनी पड़ेगी, तभी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और ज़्यादा मजबूत हो पाएगी। और ध्यान रखना, राइटर फिर से बोलते हैं कि 2017-18 से पहले वाले जो दवाइयाँ हैं उनके ऊपर फोकस करना बिल्कुल मत भूल जाना। पहले की दवाइयाँ भी हैं उस पर आप बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप फोकस करो 2017-18 के बाद से, लेकिन पहले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ध्यान रखो। अब उसके बाद में सरकार ने क्या किया है, इस प्रकार की जो जेनरिक मेडिसिन को लेकर गाइडलाइंस जारी करी हैं, डॉक्टर्स के ऊपर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे डॉक्टर से सर्वे करके पूछताछ करनी चाहिए आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, और जो प्रॉब्लम है बायो इक्विवेलेंस की और स्टेबिलिटी की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो काम ऐसे अच्छा बनेगा। आई होप आपको ये मैटर जो है वो क्लियर हो चुका है कि एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में जो राइटर है वो बात करते हैं। पॉसिबल हुआ तो कल इस टॉपिक के ऊपर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको मेंस का, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल बात करता है अंडरस्टैंडिंग द कवच सिस्टम। अब दोस्तों आपको पता होगा कवच सिस्टम हम लोग कल पढ़ चुके हैं, और बेसिकली ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि उड़ीसा के अंदर में बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा अभी एक काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसका पिक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो 3 ट्रेन हैं वो 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गईं, और उसके बाद में ये जो सिनेरियो है कुछ इस प्रकार से, मतलब एक कहते हैं ना डर का पूरा सीन आपको ये देखने को मिलेगा, जिसमें कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है 300 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है, 300 से प्लस लोगों की जान जा चुकी है, इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स है वो बताई जा रही हैं। तो एक तरफ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि सरकार ने कवर सिस्टम पिछले साल लॉन्च किया था, तो कवर सिस्टम फेल हो गया क्या? दोस्तों कंफर्म कर दिया गया है कि इस लाइन में कवर सिस्टम लागू नहीं किया गया था, अभी यहाँ पर कवर सिस्टम नहीं लगा है, ध्यान रखना। तो एक कवर सिस्टम है क्या जिसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है, उस सिस्टम को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कवर सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको एक समरी क्लियर हो जाए, तब आपको मज़ा आएगा टॉपिक पढ़ने में, एक समरी क्लियर हो जाएगी तो, है ना। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा। मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे एक क्लियर पेज लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। अब कवर सिस्टम को अपन समझ रहे हैं। कवर सिस्टम में होता क्या है कि मान लो यहाँ पर एक ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और इस रेलवे ट्रैक पर 2 ट्रेनें हैं। एक ही ट्रैक पर एक ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है, और एक ट्रेन यहाँ पर इधर से आ रही है। अब जब दोनों ट्रेनें यहाँ पर आपस में आ रही हैं तो अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो थोड़े समय बाद यहाँ पर ब्रेक लगाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और ब्रेक लगाने के क्योंकि ब्रेक नहीं लगा पाएंगे जिसके चक्कर में ट्रेनें आपस में भिड़ जाएंगी, एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी देखने को मिल सकती है, समझ गए। तो ऐसा ही तो होता है। अब की बार ओडिशा वाले मतलब इस केस में भी ऐसे कुछ देखने को मिला, मतलब ऐसा हो जाता है, ट्रेनें आपस में भिड़ जाती हैं एक दूसरे से, यानी एक ट्रेन जो है आगे चल रही है पीछे से आकर भिड़ जाती है, या फिर यहाँ पर दोनों आपस में आमने सामने से भिड़ जाती हैं, है ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो कवच सिस्टम है वो थोड़ा सा काम करेगा। कवच सिस्टम क्या करेगा कि सपोज़ एक ही रेलवे ट्रैक पर 2 ट्रेनें हैं, तो इनके बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस रखे, सपोज़ 5 किलोमीटर का गैप रखे, जो ट्रेन है इसकी स्पीड को कम कर देगा। इसकी स्पीड को कम करने के बाद धीरे धीरे कम करते करते इस ट्रेन को रोक देगा, जिससे यहाँ पे जो ये एक्सीडेंट है, जो ये कॉलिशन है, ट्रेन टकराने की संभावना है वो ख़त्म हो जाती है, वो कम हो जाती है। यही है एक कवच सिस्टम, समझ गए इस बात को। और ये तो मैंने केस बताया जब ट्रेन आमने सामने आ रही हो। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जब यहाँ पर पटरी पर एक ट्रेन आगे जा रही हो, एक ट्रेन पीछे से आ रही हो, तो जो पीछे से आने वाली ट्रेन है वो थोड़े डिस्टेंस पहले ही क्या होगा, स्पीड धीमी होकर वो रुक जाएगी, थम जाएगी, ठीक है, जिससे यहाँ पर ये जो टकराव है वो यहाँ पर ट्रेन का नहीं हो पाएगा। लेकिन ओडिशा वाले केस में बोला जा रहा है, कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि कवच सिस्टम काम कर सकता था, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि कवच सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी बताई जा रही है कि यहाँ पर लूप लाइन में ट्रेन चली गई थी, यानी कि एक तरफ मालगाड़ी खड़ी थी, ठीक है, और दूसरी तरफ ट्रेन आ रही थी और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी।
स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लूप लाइन में चल रही थी, बराबर में बिल्कुल चल रही थी, और चलते हुए क्या हुआ, वो पटरी से उतर गई, डीरेलमेंट हो गया, पटरी से उतर गई। तो कवच सिस्टम कहीं ना कहीं ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए बनाया गया है। अगर ट्रेन पटरी से उतरती है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन यहाँ पर यह है कि उस ट्रैक का इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, रेलवे ट्रैक्स को हमें थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाना, ट्रेन पटरी से उतर जाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। ठीक है, तो कवर सिस्टम बेसिकली ट्रेन की टक्कर को रोकता है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स इनका कहना यह है कि कवर सिस्टम को लेकर कि ये अगर सिस्टम यहाँ पे लगा भी होता तो भी कहीं ना कहीं जो ये एक्सीडेंट है वो हो सकता था, ये हादसा हो सकता था, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। ऑब्वियसली काफ़ी लोगों की जान गई है, बहुत दुख हुआ है इस पूरे सीन को देखकर, इतने सारे इमेजेस को देखकर। अब दोस्तों यहाँ पे इस आर्टिकल में ये तो आपने समझ लिया कवर सिस्टम क्या है, मैंने आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, लेकिन आप देखोगे लिखित में जो सारी चीज़ें हैं वो कवच सिस्टम को लेकर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। तो कवच क्या है? इंडिया का खुद का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसको 2012 से ही लगातार डेवलप किया जा रहा है, 2012 से तैयार कर रहे हैं, और ट्रेन कॉलिशन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम के अंडर में तैयार किया जा रहा है, यानी कि ट्रेन को टक्कर से बचाने के लिए यहाँ पर एक प्रकार का सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसको बाद में कवच का नाम दिया गया। ये ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पूरा सेट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्लस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस इंस्टॉल करी जाती हैं हमारे इंजन के अंदर में। ठीक है, जो कि यहाँ पर इंजन में यहाँ पर इस प्रकार के सिस्टम होंगे, हमारा सिग्नल वाला जो सिस्टम होगा वहाँ पे लगे हुए होंगे, ट्रैक्स में लगे हुए होंगे, जिससे क्या होगा, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आगे पीछे ट्रेन की, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एक पर्टिकुलर इंजन को, एक पर्टिकुलर ट्रेन को मिल रही होगी। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ताकि जो ट्रेन के ब्रेक्स हैं बेसिकली उसको कंट्रोल किया जा सके, ड्राइवर को अलर्ट किया जा सके, इसलिए यहाँ पर इस TCS सिस्टम को बनाया गया है, जिसको आप लोग कवच के नाम से बोल रहे हो। ठीक है, और ऐसा कवच वाला सिस्टम इंडिया का खुद का नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन में, यानी यूरोप के अंदर ये सिस्टम है। वार्निंग सिस्टम आपको यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलेगा। ऐसे कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि इस प्रकार का सिस्टम ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं, तो कवच भी कुछ ऐसा ही सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा बोला जा रहा है जो आज के समय पे हमारा कवच सिस्टम है ना, ये हाईएस्ट लेवल की सेफ्टी को मेंटेन करने को लेकर काम करता है। ठीक है, एक अच्छी सेफ्टी को मेंटेन करने का काम करता है, और ये जो नया अवतार आपको देखने को मिलेगा, इसमें इंडिया चाहता है कि कवच सिस्टम को हम बनाएं, अपने पूरे देश में लागू कर दें, अपने पूरे देश में रेलवे ट्रैक्स पर बिछा दें। हालांकि यहाँ पे अभी बिछाया नहीं गया है, मैं आपको बता दूं पिछले साल ही लॉन्च किया गया था। टारगेट ये था कि पहले हम 2000 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है उस पर कवच सिस्टम को लागू करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि इंडिया के अंदर रेलवे सिस्टम जो है 68,000 किलोमीटर से ज़्यादा का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इतने बड़े ट्रैक पर बिछाने के लिए बहुत तेज़ी से काम करना होगा, और इस एक्सीडेंट के बाद में, इस हादसे के बाद में तो बहुत तेज़ी से काम करना ही होगा। तो इंडिया चाहता है कि हम कवच सिस्टम को बनाएं, अपने यहाँ पे लागू करें, प्लस इसको एक्सपोर्ट भी करें, क्योंकि जो यूरोपियन सिस्टम है कवच वाला, यूरोप के पास में जो वाला सिस्टम है ना, वो काफ़ी महंगा है, और वो अगर एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में तो काफ़ी महंगा एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया का सिस्टम काफ़ी सस्ता है यूरोप के कंपैरिजन में, और इंडिया अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा तो कई सारे देश जो हैं वो इंडिया से यहाँ पर इस कवच सिस्टम को परचेज़ करेंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो कवच सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है? पहली चीज़ सेफ्टी। कवच सिस्टम से क्या हो सकता है, जो रेलवे ट्रेन से हमारी, खासकर वो ट्रेन टकराने से बच सकती हैं। 5 किलोमीटर की रेंज में जो ट्रेन है वो यहाँ पर धीरे धीरे करके रुक जाती हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे लोको पायलट्स होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट्स होते हैं, है ना, इनको भी यहाँ पर सिग्नल्स वगैरह प्रॉपरली मिल जाते हैं। इसकी कॉस्ट कितनी आती है? तो इंडिया में 1 किलोमीटर रेलवे लाइन पर ये कवच सिस्टम लागू करने के लिए 50 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है, जबकि दुनिया भर में 1 किलोमीटर की रेलवे लाइन पर इसको अगर लागू करना है तो 2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी महंगा पड़ जाता है। बट इंडिया में यहाँ पर ये जो सिस्टम है थोड़ा सा चीपर देखने को मिलेगा, सस्ता देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें एक स्टेशनरी इक्विपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि जो भी सिग्नल को लेकर सारा डेटा होगा उसको इकट्ठा करेगा, है ना, और उसको सेंट्रल सिस्टम तक यहाँ पर भेजने का काम करेगा। एक कम्युनिकेशन यहाँ पर जो हमारे ट्रेन हैं, स्टेशन हैं, उन सब के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो बना रहता है इसके माध्यम से। नाउ तो ऐसे कुछ और भी सिस्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इसी चीज़ से रिलेटेड है, मतलब हमारे रेलवे से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव है, जैसे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम हो गया, उसके बाद में रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड हो गया, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, इस प्रकार के सिस्टम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। नाउ अब आके आते हैं और करते हैं हम लोग अपने सेशन को समाप्त। आज के डिस्कशन में बस इतना ही था।
ठीक है, कुछ ही आर्टिकल थे, जैसे मैंने बोला है पूरे न्यूज़पेपर को आप देख सकते हो, छान सकते हो, आज कुछ काम का मिलेगा नहीं। बाकी प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को ज़रूर से हम लोग देखेंगे। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है तीनों को लेकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3 ओनली। केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी ऊपर के दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर की बॉडी नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, जो जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस होते हैं वो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं कंडक्ट करवाता है, ये भी गलत। तीसरा वाला सही है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज टूटने को लेकर, मिलने को लेकर, वो सारे के सारे डिस्प्यूट्स हमारे इलेक्शन कमीशन ही रिजॉल्व करवाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, 3 ओनली, जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो केवल सही है। नाउ दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।